अब हमारे पास आता है कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉफ्ट टिश्यू रिस्पॉन्स ऑफ इमोबिलाइजेशन एंड स्ट्रेच में क्या कर रही होती है। इसमें ना आपने याद रखना है बेसिक कॉन्सेप्ट की डिपेंड कर रही होती है एक्टिव न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन पे, ठीक है हमारी, और साथ ही साथ हमारी पैसिव एक्सटेंसिबिलिटी ऑफ सॉफ्ट टिश्यू। मतलब कि हमारे पास जो न्यूरोमस्कुलर आ रहा होता है कंट्रोल उस पर, और सॉफ्ट टिश्यू की एक्सटेंसिबिलिटी पे। अब क्या हो रहा होता है कि हमारे मसल में दो यूनिट होते हैं जो आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे, एक होता है कॉन्ट्रैक्टाइल और दूसरा होता है नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल। अब हमारे पास क्या होगा कि जैसे ही हमारी सॉफ्ट टिश्यू के ऊपर कोई भी कंप्रेशन आना है या कोई भी इंजरी आनी है या कोई एक्सीडेंट होगा, तो वहाँ पे क्या होगी, एक्सटेंसिबिलिटी सॉफ्ट टिश्यू की कम हो जाएगी। जब सॉफ्ट टिश्यू की एक्सटेंसिबिलिटी कम होगी तो इमोबिलाइजेशन के रिस्पॉन्स में आएगी। उसके हल के लिए हमने स्ट्रेच करना है। ये हमने इस चैप्टर में इस टॉपिक में पढ़ना है। इसमें ही हमारे पास कह रहा है कि इमोबिलाइज आपने रखा, आपने इमोबिलाइज इसलिए जॉइंट को रखा ताकि वो आप प्रोटेक्ट कर सको उसे किसी भी इंजरी से। और जब वो आपने इमोबिलाइज उसको किसी भी हिस्से के बॉडी के रखा, फॉर एग्जांपल एंकल स्प्रेन आया, आपने उसको इमोबिलाइज रखा, तो वहाँ पे मॉर्फोलॉजिकल अडेप्टेशन आएगी, वहाँ पे कुछ चेंजेस आएगी। तो वहाँ पे हम क्या करेंगे कि सॉफ्ट टिश्यू की एक्सटेंसिबिलिटी कम हो जाएगी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम स्ट्रेचिंग करवाएंगे। स्ट्रेचिंग किस डायरेक्शन में करवाएंगे, किस वेलोसिटी से कराएंगे, किस इंटेंसिटी से कराएंगे, किस ड्यूरेशन से करवाएंगे, किस फ्रीक्वेंसी से करवाएंगे, किस टेम्परेचर से करवाएंगे, सारी इंपॉर्टेंट है। देन इसके बाद यहाँ पे आता है कि मैकेनिकल रिस्पॉन्स क्या आता है कॉन्ट्रैक्टाइल और नॉन कॉन्ट्रैक्ट का, और न्यूरोफिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स क्या आता है। इसमें ना 3 प्रॉपर्टीज़ आती हैं। ये 3 प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आती है स्ट्रेच, सॉफ्ट, इलास्टिन। यहाँ पे इलास्टिन, विस्कोलास्टिन और प्लास्टिन आ जाता है। जो हमारे पास स्ट्रेच फोर्सेस होती है ना, इलास्टिन, वो हमारे पास क्या है, देखिए हमने अक्सर औकात जब स्कूल लाइफ में थे तो ये पेन के अंदर जो निकलता था स्ट्रिंग सा, उसको निकालते होते थे, ठीक है। और इसको जब हम निकालते थे स्प्रिंग को, तो हम इसको स्ट्रेच करते थे, तो वो थोड़ी देर बाद जब वो स्ट्रेच होते थे उसके बाद हम इसको छोड़ते थे तो वापस अपनी जगह पे चला जाता था। कभी कभार हम इतनी ही देर तक स्ट्रेच करते थे कि उसकी लेंथ ही चेंज हो जाती थी, जो विस्कोलास्टिसिटी में पढ़ेंगे। और कभी कभी तो उसमें डिफॉर्मेशन ही आ जाती होती थी, उसकी नई चेंज आ जाता था लेंथ में। अब स्ट्रेच फोर्स, सॉफ्ट फोर्स जो होती है, ये प्री स्ट्रेच रेस्टिंग लिंक डायरेक्टली आफ्टर शॉर्ट ड्यूरेशन स्ट्रेच फोर्स इज रिमूव। जैसे आपने स्ट्रेच फोर्स को रिमूव किया शॉर्ट ड्यूरेशन के बाद, तो वो जो होगी वो ओरिजिनल लेंथ में आ गई, जो चेंज आया वो ओरिजिनल लेंथ में आ गया। विस्कोलास्टिसिटी जो होती है ये टाइम डिपेंडेंट प्रॉपर्टी थी थोड़े अरसे के लिए की, जिसकी वजह से क्या हुआ, चेंज इन लेंथ आया, स्लोली लेंथन और सस्टेन हुआ। प्लास्टिसिटी प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होता है। देन इसके बाद मैकेनिकल प्रॉपर्टीज आ जाती है जो हमारे पास कॉन्ट्रैक्टाइल और नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल की होती है। अब हमारी जो सॉफ्ट मसल्स है उसमें 2 यूनिट होते हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल, नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल। नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल नाम से बता रहा है कि वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होने दे रहा, जैसे कि हमारे लिगामेंट आ गए, हमारे टेंडेंट आ गए, हमारे जॉइंट कैप्सूल आ गया, ये नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल है। इसके अंदर जो एक्सटेंसिबिलिटी होती है वो भी कम होती है, मोबिलिटी भी कम होती है। अब कंपोजिशन की बात की जाए तो कंपोजिशन में कोलेजन फाइबर आता है। कोलेजन फाइबर जो होता है ये हमारे पास स्ट्रेंथ कर रहा होता है, स्टिफनेस कर रहा होता है और टेंसाइल डिफॉर्मेशन को क्या कर रहा होता है, रेजिस्ट कर रहा होता है। आपने हमेशा याद रखना है ये स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड कर रहा है, स्टिफनेस भी प्रोवाइड कर रहा है और टेंसाइल डिफॉर्मेशन को कम कर रहा है। दूसरी बात ये आ जाती है कि यहाँ पे अनस्टेबल क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड। वो जब भी टूटते हैं तो स्टेबल बॉन्डिंग में जा रहे होते हैं, ठीक है, कोवलेंट बॉन्ड में कन्वर्ट हो रहे होते हैं। अब ये जो बॉन्ड जो होता है कोवलेंट बॉन्ड में स्टेबिलिटी ज़्यादा आती है और टिश्यू जो लार्ज प्रोपोर्शन का कोलेजन फाइबर होता है वो ज़्यादा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। हाइड्रोजन बॉन्ड के टूटने के बाद जब वो कोवलेंट बॉन्ड बनता है तो वो ज़्यादा कोलेजन हमें स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहा होता है। देन उसके बाद हमारे पास इलास्टिन आता है जो एक्सटेंसिबिलिटी प्रोवाइड कर रहे होता है। स्मॉल लॉर्ड आता है तो ये जो होता है फॉरन अब्रप्टली फेल होकर डिफॉर्मेशन में चले जाता है। रेक्टिनियन फाइबर बल्क पे होता है। ग्राउंड सब्सटेंसेस में ऑर्गेनिक जेल में वाटर होता है। प्रोटोग्लाइकॉन्स होता है, ग्लाइकोप्रोटीन होता है। प्रोटोग्लाइकॉन्स जो होता है ये हमारे पास मैट्रिक्स को हाइड्रेट कर रहा है, कोलेजन नेटवर्क है और रेजिस्ट कर रहा है कंप्रेशन को। कंप्रेशन को हमेशा याद रखना है, 3 चीज़ें होते हैं, प्रोटोग्लाइकन, वाटर और ग्लाइकोप्रोटीन। प्रोटोग्लाइकन जो है कोलेजन नेटवर्क का जो रेजिस्ट करे कंप्रेशन को, और ये इन्वर्टिब्रेट डिस्क में होता है। ये जो होता है कंप्रेशन और टेंसाइल स्ट्रेस को कम कर देता है। कोलेजन ग्लाइकोप्रोटीन होता है, ये मेन टिश्यू मैट्रिक्स के साथ लिंक होता है या मैट्रिक्स के ओपोनेंट के साथ, और ये रिड्यूस कर रहा होता है फ्रिक्शन को। और ये जो है फाइबर ट्रांसपोर्ट, न्यूट्रिशन कर रहा होता है, ये सारी चीज़ें कर रहा होता है। न्यूट्रिशन हो गया, क्रॉस लिंकेज हो गया, ये सारी चीज़ें जो है ये हमारे पास ग्राउंड सब्सटेंसेस कहते हैं। ग्राउंड सब्सटेंसेस इंपॉर्टेंट है। अब मैकेनिकल बिहेवियर ऑफ नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू जो कॉन्ट्रैक्ट नहीं करे,
जो हम पीछे पढ़ के आए, उसमें हमारे पास क्या आता है कि वो टिश्यू जो होता है वो हाई टेंसाइल लोडिंग को बर्दाश्त कर सकते हैं, उसमें कोलेजन फाइबर भी ज़्यादा होता है और कंप्रेशन लोड जो होता है वो कम आ रहा है। कोलेजन के स्ट्रक्चर एलिमेंट की बात की जाए तो एलिमेंट टेंसाइल स्ट्रेस को ऑब्जॉर्ब कर रहा होता है। जैसे ही हम कोलेजन पे कोई भी एक्सटर्नल लोड अप्लाई करते हैं तो वो इलोंगेट होने लग जाता है, उसके फाइबर जो डिस्मर्स होते हैं वो अलाइन होने लग जाते हैं, एक प्रॉपर अलाइनिंग में आ जाता है। अगर हम कंटिन्यू लोडिंग एक बहुत ज़्यादा वजन पकड़ी रखते हैं तो हमारे जो बॉन्ड जो होते हैं कोलेजन फाइबर के वो ब्रेक होने लग जाते हैं। जैसे कि हमने पीछे पढ़ा हाइड्रोजन ब्रेक होकर किस में जो है कोवलेंट बॉन्ड में, ताकि वो जो है स्ट्रेंथ को बरकरार रख सके। ठीक है हो गया। अब यहाँ पे वो कह रहे हैं कि फेलियर ऑफ कोलेजन लोडिंग लेस देन 10% आता है, इंक्रीज करे फाइबर की लेंथ में, और इलास्टिक में 150% विदाउट फेलियर वो बर्दाश्त कर सकते हैं, रेजिस्ट करते हैं। टेंडन में जो होता है ना, आप ये देखें, ये है टेंडन में, देखें कितने पैरेलल आ रहे हैं और ग्रेट टेंसाइल लोड है। लिगामेंट में देखें किस तरह वो स्कैटर्ड हुआ, स्किन में तो बहुत ही स्कैटर्ड है, स्किन में तो बहुत ही रैंडम ओरिएंटेशन है। तो लेवल ऑफ टेंशन भी क्या होगी, रेजिस्टेंस हाई लेवल ऑफ रेजिस्ट करेंगे हाई लेवल टेंशन को। ठीक है। लिगामेंट्स फेशिया में जो होता है मल्टी डायरेक्शन में होता है, लिगामेंट जो होते हैं वो रेजिस्ट कर रहे होते हैं स्ट्रेस को पैरेलल ओरिएंटेशन में। ठीक है। देन उसके बाद ना ये वाला ग्राफ आ जाता है कि जो इंपॉर्टेंट है स्ट्रेस की, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। स्ट्रेस वो फोर्स अप्लाई हो रही होती है जो पर यूनिट एरिया पे हो रही है, स्ट्रेस एक फोर्स, आपने ये याद रखना है। और स्ट्रेन जो है वो उसकी फोर्स की वजह से जो डिफॉर्मेशन आएंगी, चेंजेज आएंगी लेंथ में, उसे हम स्ट्रेन कहेंगे। अगर आप ग्राफ देखें तो ये स्ट्रेन बनता है, ये स्ट्रेस बनता है। स्ट्रेस की पहली आप डायग्राम देखेंगे ये टो है जब स्मॉल फोर्स अप्लाई की, फिर आगे आप देखेंगे इलास्टिक रेंज में आ रही है, इलास्टिक लिमिट, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ टिश्यू सॉफ्ट टिश्यू पे, और इलास्टिक परमेबिलिटी, ये प्लास्टिक रेंज आ जाती है। यहाँ पे नेकिंग हो रही है, यहाँ पे फेलियर होता है। ठीक है। नेकिंग जो होता है ये वीक पॉइंट होता है, और जो इलास्टिक है यहाँ पे हमारे पास प्रोमिनेंट आ गई। ठीक है। अब स्ट्रेस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेन के, स्टीपर होता है डीप वैली जिसकी होना है। ठीक है। अब स्ट्रेस की टाइप्स की बात की जाए तो टेंशन आती है। टेंशन जो होती है वो हमारे पास लेंथ करी होती है किसी भी टिश्यू को। कंप्रेशन फोर्स अप्लाई की जाती है टिश्यू के अप्रॉक्सीमेट टू टिश्यू। शेयर्स जो होती है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में की जाती है। टो रीजन में क्या आ रहा होता है, कोलेजन फाइबर वेवी होते हैं 3 डायमेंशन मैट्रिक्स में विद मिनिमम फोर्स है, स्मॉल इंक्रीज है टिश्यू स्ट्रेस में। ये याद रखना है कि मिनिमम टो फोर्स में हमने लगाई फोर्स जिसकी वजह से स्मॉल इंक्रीज आया और हमारे पास टिश्यू स्ट्रेस आया। ठीक हो गया, छोटा सा इंक्रीज आ रहा है, इससे हम कहते हैं टो रीजन। अब इसके बाद आता है इलास्टिक रीजन। इलास्टिक रीजन जो होता है वो स्ट्रेंथ के प्रोपोर्शन होता है, ये लीनियर रीजन होता है। ठीक है। यहाँ पे क्या होता है कि टिश्यू में स्ट्रेस आ रहा होता है, टो रीजन के कोलेजन फाइबर के डायरेक्शन में आ रहा होता है, स्ट्रेन इंक्रीज हो रहा था, कोलेजन बॉन्ड में वाटर डिस्प्लेस हो रहा होता है। इलास्टिक लिमिट क्या आ रही थी, लिमिट होती है लीनियर रेंज की, जहाँ पे टिश्यू रिटर्न ही नहीं हो सकता अपनी ओरिजिनल शेप में। देखिए ये ग्राफ जो है ना बदल ऐसे रखना है, आप देखिए ये इलास्टिक रेंज आ गई, जहाँ पे अब टिश्यू आया वो अपनी नॉर्मल रेंज में आ ही नहीं सकता, वो लिमिट उसने क्रॉस कर लिया। प्लास्टिक रेंज जिसमें डिफॉर्मेशन हो रही है। ठीक है। ये जो है स्ट्रेन बियॉन्ड आ रहा है, रप्चर आ रहा है टिश्यू का। ठीक है। अल्टीमेट स्ट्रेंथ होती है मैक्सिमम स्ट्रेन टिश्यू कैन सस्टेन अल्टीमेट स्ट्रेंथ आता है, फेलियर रप्चर होगा। स्ट्रक्चर ऑफ स्टिफनेस की बात कीजिए तो मॉडुलस पे होता है, टिश्यू ग्रेट स्टिफनेस है, स्टीपर स्लोप होते हैं इलास्टिक रीजन में, कॉन्ट्रैक्चर वगैरह बन रहे होते हैं। ठीक है। देन उसके बाद रेट डिपेंडेंट आ जाता है कि आप देखें यहाँ पे वो कहते हैं कि रेट डिपेंडेंट होता है, जैसे लोड हम रैपिडली अप्लाई कर रहे होते हैं तो ग्राफ स्टीपर बन रहा होता है। विस्कोलास्टिसिटी जो होता है ये प्रॉपर्टी होता है, ये अलाउ कर रहा है हाई लोड को टॉलरेट करे। जब हम इंक्रीज़ करते हैं एक्सटर्नल लोड तो विस्कोलास्टिक टिश्यू सस्टेन कर रहता है और स्लोली इलॉन्गेट हो जाता है कि वो स्ट्रेच को मेंटेन करे। अब ये डिपेंड करती है फोर्स के ऊपर, रेट के ऊपर। लो मैग्नीट्यूड की लोडिंग आ रही होती है। स्ट्रेस रिलैक्सेशन जो होती है ये विस्कोलास्टिक टिश्यू के ऊपर होती है, डिक्रीज़ कर रही होती है अमाउंट ऑफ डिफॉर्मेशन। स्ट्रेस रिलैक्सेशन जो होता है प्रिंसिपल स्ट्रेचिंग प्रोसीजर में यूज़ हो रहा है स्ट्रेचिंग पॉइंट पे। अब ये देखें, ये इसकी एग्जांपल देखें, चेंज इन लेंथ आ रहा है टिश्यू में और इसे क्लब फूड कह रहे हैं, और ये स्ट्रेस रिलैक्सेशन एंड नाइट स्लेंटर्स वगैरह में प्लांट ऑफ फेशिया में यूज़ कर रहे होते हैं। अब हमारे पास यहाँ पे समरी वो कहता है कि कनेक्टिव टिश्यू डिफॉर्म हो रहे होते हैं। ठीक है। डिपेंड करता है मैग्नीट्यूड के ऊपर किस तरह की लोडिंग कर रहे हो, परमानेंट हीलिंग भी उसके बाद रीमोल्डिंग की भी कैपेसिटी होती है।
देन उसके बाद वो कहते हैं कि यहाँ पे जो होता है इंडिविजुअल जो होते हैं न्यूली गेन कर रहे होते हैं रीमोल्डिंग के बाद रेंज अपनी। अब इमोबिलाइज आपने रखा तो कोलेजन टर्नर आ गया, वीक बॉन्डिंग हुई न्यू और नॉन फाइबर्स के दरम्यान, डिसऑर्गेनाइजेशन हुई, डिक्रीज हुई हमारे पास इफेक्टिवनेस। आपने जब 8 वीक के लिए इमोबिलाइजेशन रखा तो इंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट मॉन्की के फेल हो गए, 61% मैक्सिमम लोड है। फिर 5 मंथ के बाद 79 आ गया और 12 मंथ के बाद 91 आ गया। तो इस तरह इमोबिलाइजेशन से जो होता है कि कंडीशन में जो इमोबिलाइजेशन से लिगामेंट का रप्चर जो आ रहा होता है वो इस तरह आ रहा होता है। इनएक्टिविटी का भी डिपेंड कर रही होती है, आप एक्टिविटी नहीं करें तो कोलेजन फाइबर का साइज़ कम होता जाएगा, वीकनिंग होगी मसल की और इलास्टिन भी कम होगा, एज जो होता है वो डिक्रीज़ कर रहा होता है। फिर उसके बाद स्टीरॉयड्स यूज़ कर रहे होते हैं, ये भी कम कर रहे होते हैं। स्टीरॉयड्स जो होते हैं टेंसाइल स्ट्रेंथ को, इंजरी भी डैमेज कर रही होती है। टाइप 3 कोलेजन ब्रिजिंग इंजरी साइड पर हो रहे थे, वीकर देन मैच्योर। इसके साथ साथ रीमोल्डिंग भी प्रोग्रेस में हो रही होती है। टाइप 1 आ रहे थे पोस्ट इंजरी के बाद। अदर कंडीशन में न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी या हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है जिसमें कोलेजन इफेक्ट कर रहा होता है।